अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं आरिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। उम्मीद करता हूँ आज तक जितनी वीडियोस मैंने आपके गोश गुजार की हैं, आपकी खिदमत में पेश की हैं, उससे वक्त की साइंस को समझने में मदद ज़रूर मिली होगी। और आज की वीडियो भी उसी तसलसल का एक हिस्सा है। मैंने कैंसेरियन के जब कैलकुलेशन इस हफ्ते कर रहा था, ये कैलकुलेशन पिछले हफ्ते से मिली जुली है लेकिन पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर है। जो सिचुएशन ऑफ स्टार्स इस वक्त बनी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कैंसर का टैलेंट, सरतान लोगों का जो टैलेंट है वो इस सिचुएशन को भरपूर अंदाज से कैश करके अपने लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। लेकिन सारी चीज़ें फर्मली, ईजीली एंड सिल्की वे में मुयस्सर नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आराम से मुयस्सर हैं। जिन चीज़ों के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी उनमें सन, सूरज आपके 12वें घर में है। सो ये थोड़ी सी कोशिश वाला एरिया है कि आपको कामों को सर अंजाम देने के लिए थोड़ी तवज्जो दिलानी पड़ेगी। एंड सूरज जब 12वें घर में होता है तो इंसान को मनफी चीज़ें ज़्यादा सूझती हैं, खौफ ज़्यादा सूझता है, फ़िक्र ज़्यादा सूझती है, बाकी चीज़ें सही चलती रहती हैं। तो 12वें घर के ये इशू आपके सामने रहेंगे तो आपके डिसीजन सेक्टर जो है वो बड़े अच्छे नहीं हैं। ऑल टाइप ऑफ कैंसेरियन, तालिब इल्म हो, घरेलू ज़िंदगी के लोग हों, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस हों, डिसीजंस नहीं हो पाए, औलाद से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। मतलब इस तरह जब 12वें घर में सूरज होगा तो ज़िंदगी के हर ही शोबे के सेक्टर जो भी आप ज़िंदगी में परफॉर्म करें उसमें कुछ कमी आएगी डिसीजंस के तौर पर। एंड मरकरी भी उसी जगह पर है तो कुछ गलतियां भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। इसलिए ज़्यादा बड़े रिस्क ना लिए जाए और गलतियों को ओवरकम करने के लिए कामों की रिहर्सल की जाए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए होमवर्क पूरा किया जाए एंड बुज़ुर्गों से या एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा करके काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका एक एरिया है जिसमें स्ट्रगल चाहिए आपको। जो प्लस एरिया है, जो पॉजिटिव एरिया है वो 11th हाउस है। 11th हाउस में यूरेनस है, 11th हाउस में वीनस है। 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ प्लेजर्स, 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ गेट टुगेदर्स, 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फ्रेंड सपोर्ट्स। 11th हाउस में छक्का लगता है। छक्का लगने का मतलब है कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे, बट वो फ़ायदे पब्लिक इमेज के तौर पर होंगे, दोस्तों की तरफ से कुछ सपोर्ट होगी। ये फ़ायदे लक फैक्टर वाले नहीं है। लक फैक्टर वाला स्टार जुपिटर रेट्रोग्रेशन में चल रहा है और वो 7th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। एंड यू नो 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो तो आपको सेहत के डैमेजेस देगा। 7th हाउस इज़ नॉट अ हाउस ऑफ हेल्थ। 7th हाउस तो शराकतदारी का घर है, मियाँ बीवी का घर है, लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड चलता है तो पिछले घर के एडवांटेजेस देना शुरू कर देता है, पिछले घर का बिहेवियर देना शुरू कर देता है। और रेट्रोग्रेशन फॉर्म में जब पिछले घर का बिहेवियर देगा तो छठे घर का बिहेवियर देना शुरू करेगा। छठे घर में जुपिटर का वीक होना और छठे ही घर में सैटर्न का आपको रेट्रोग्रेड मिलना आपके लिए 3 तरह के नुकसान पैदा करेगा। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो 5वें घर की मनफी खबरें आपको मिलेंगी और 5वें घर की मनफी खबरों में एग्रीमेंट्स हो नहीं पाएंगे, बात फाइनल नहीं हो पाएगी, पाइपलाइन में कहीं फंसी रहेगी। एंड रिलेशनशिप सेक्टर में जो बहन बेटियां या लड़के अपनी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसमें डिले आ जाएगा ड्यू टू सैटर्न रेट्रोग्रेशन। एंड इसी तरह का अमल उनको उनकी सफरी लाइन में भी होगा। तो ये 3 तरह के रेट्रोग्रेशन नेगेटिविटी सैटर्न की वजह से आपको 5वें घर और छठे घर में मिलेगी और जुपिटर की नेगेटिविटी की वजह से कशीदा हालात बने रहेंगे कारोबारी शराकत में, एंड कशीदा हालात बने रहेंगे मियाँ बीवी में, और कशीदा हालात बने रहेंगे बीमारी या जिस्मानी क़ुव्वत की हेजिटेशंस में। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कैंसेरियंस हैं, जिनकी मसल्स, जिनकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस या जिनका एज फैक्टर उन्हें भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, उन्हें ये दोनों चीज़ें तंग नहीं करेंगी। 40 साल के लोग, उससे ज़्यादा के लोग, इसमें ज़रा ज़्यादा चांस हैं कि वो ट्रबल महसूस करेंगे, या छोटे बच्चे जो अभी सेंसिटिव होते हैं वो ट्रबल महसूस करेंगे। जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, जिनकी ज़िंदगी में अभी ऑर्गन परफॉर्मेंस आइडियली चल रही हैं, उनमें कम रहेगा। अगर उनमें से कोई वीक है, किसी ने अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं था, तो वो भी, उनके भी फंसने के चांसेस हैं। बट इन सब चीज़ों में जो अल्लाह करे कोई भी ना इसकी नेगेटिविटी में आए, लेकिन अगर कोई फील करे कि उसे हेल्थ और रिलेशनशिप में क्राइसिस आ रहे हैं और एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहे और रिलेशनशिप की बात बनते बनते रुक रही है, तो वो लोग अपने रेमेडी की तरफ ज़रूर जाएं। सभी को जाना चाहिए। रमज़ान सीज़न तो स्पिरिचुअल मोस्ट सीज़न होता है
पूरे साल का इसमें अपने आप को ट्यून करने के लिए, अपने आप को बाबरकत करने के लिए अल्लाह ताला के हाँ दुआ ज़रूरी मांगनी चाहिए, वजीफ़ा ज़रूरी पढ़ना चाहिए। बट अगर कोई पेशेंट है तो उससे तो ज़रूर ज़रूर पढ़ना होता है। तो जो लोग इस तरह के क्राइसिस में मुब्तला हैं कि एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे, रिलेशनशिप में डिले आ रहा है, वो लोग रूबी ज़रूर पहने। कैंसेरियन का बर्थ स्टोन भी है, ट्रीटमेंट स्टोन भी है और अफेक्टिव भी बहुत है, फ्रेंडली भी बड़ा है। इससे कैंसेरियन की फितरत में भी ग्रोथ आएगी और जो प्लस पॉइंट 11वें घर के उन्हें मिल रहे हैं वो भी इन्हेंस हो जाएंगे अगर रूबी पहनेंगे। और रूबी 8 से 10 कैरेट के दरमियान पहनिए। तरतीब आपको पता है, 25 साल से लेकर 40 साल के एज के लोग होंगे तो 8 कैरेट पहने, उससे ज़्यादा हैं तो फिर 9 कैरेट या 10 कैरेट की तरफ चले जाएं। अगर थोड़े हैं तो फिर वो 7 कैरेट या 6 कैरेट भी पहन सकते हैं। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 26 दफ़ा रोज़ पढ़नी है। बट मेरा मशवरा है कि ताक रातों में मज़ीद बढ़ा दीजिएगा ताक रातें, और उनमें से कोई एक रात लैलतुल कदर भी होगी। अगर उस रात आपने ये ज़्यादा पढ़ी तो वो सिंगल नाइट पूरी ज़िंदगी को क्लीन करने के लिए काफ़ी होगी, पूरी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल बूस्टिंग करने के लिए काफ़ी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तलकीन को ज़रूर समझेंगे। जो मेरे मुसलमान बहन भाई एतकाब में बैठेंगे वो तो इस नाइट को ज़रूर हासिल कर लेंगे, और जब वो हासिल करें एंड उसके बेनिफिट्स उन्हें मिलना शुरू हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रेमेडी के तौर पर सूरह शम्स भी पढ़ सकते हैं। सूरह शम्स पढ़ना भी आपके लिए टाइम इश्यूज़ को रिकवर कर देगा। 2 का हिस्सा हमेशा बताता हूँ आपके लिए लकी है, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख हमेशा ही लकी है। 20वां रोज़ा भी आपके लिए बहुत लकी होगा जिस दिन रात 21वीं होगी, तो कैंसेरियन के लिए वो लकी है। रेड कलर आपका लकी कलर है। रूबी जिसे उर्दू में याकूत कहते हैं वो आपका लकी स्टोन है। इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे तो जो ह्यूमन कैपेसिटी है आपकी, सोचने की ताकत, वज़न उठाने की ताकत, समझने की ताकत, प्लान करने की ताकत, वो अपनी जगह जो ह्यूमन पॉसिबिलिटी है वो रहेगी। स्टोन के थ्रू उसमें आर्टिफिशियल फ्यूल होगा, ताकत डबल या उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को आप प्रॉपरली समझेंगे। ये जदीद एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न स्टाइल की है, सन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप इसे समझेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आम लोगों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं पिछले 16 साल से फ़ायदा ख़ुद भी उठा रहा हूँ और जो मेरे पास एज अ क्लाइंट या एज अ पेशेंट आते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग नए हैं वो इन चीज़ों को समझें। पहली ही वीडियो आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझा देंगी। मैं ज़रा प्रोफेशनल अंदाज़ ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इसमें जो कॉमन एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट्स हैं वो उस वक्त तक समझ नहीं आएंगे जब तक कि आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी ना पता हो। जब आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी पता चल जाएगी फिर मैं ये जो भी कानून आपके सामने रखता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, वो आपको फ़ौरन समझ आता रहेगा। पहली वीडियो समझ नहीं आएगी, पहले याद रखो। जो लोग पुराने हैं वो समझ रहे हैं, इन सारी वीडियोस को समझ रहे हैं, उनका फीडबैक भी आ रहा है। जो लोग नए हैं वो फर्स्ट वीडियो है, लगातार देखेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें समझ आ जाएंगी। और लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए, फिर ये वीडियोज़ आपको लगातार नोटिफिकेशन में आती रहेंगी। आप देखते रहिए तो आपको अपनी ज़िंदगी में एहसास होगा कि वक्त कितनी बड़ी साइंस है और इससे कितने फ़ायदे लिए जा सकते हैं। अगले हफ्ते जब वीडियोज़ आपको हम देंगे, ये हफ्ता तो 26 तारीख से 1 जून तक है, बट जब अगले हफ्ते की वीडियो बयान करूंगा 2 जून को, उस वक्त ईद के हम लोग करीब होंगे, 5 तारीख को ईद हो जाएगी। तो एक तो इवेंट है ईद का, वो भी न्यू मून एक इवेंट है सोलर सिस्टम में, वो भी मैं बयान करूंगा। लेकिन अदरवाइज़ भी स्टार बदल रहे हैं, वो अगले हफ्ते की वीडियो में ज़रूर बयान करूंगा। अगले हफ्ते आपको ईद मुबारक भी कहना है, वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते की वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।